चलिए तो शुरू करते हैं महान व्यक्तित्व के अगले सीरीज में, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक दो नहीं, बहुत सारे दर्जनों के हिसाब से ये कैरेक्टर है। जिस तरह भारतीय इतिहास में एक कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है गांधी, उसी तरह दूसरा कैरेक्टर अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखते हैं, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में अगर गांधी के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर कोई और खड़ा था, तो वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। बहुत हद तक बहुत इतिहासकार यहाँ तक भी मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जो कद था वो महात्मा गांधी से भी बड़ा था, जिसका एग्जाम्पल हम लोग त्रिपुरी अधिवेशन में या त्रिपुरी संकट वाला जो अधिवेशन है वहां पर हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि ये गांधी को भी कैसे एक बार ये मात दे देते हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि गांधी जी के साथ या गांधी जी के लिए इनके मन में कोई भी वैमनस्य या फिर कोई भी गुस्सा था। गांधी के तरीकों से भले ही ये नाराज थे या सहमत नहीं थे, लेकिन गांधी जी का इन्होंने कभी अनादर नहीं किया। अपितु गांधी जी को राष्ट्रपिता से संबोधित करने वाले अगर कोई पहले व्यक्ति थे तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो चलते ऐसे महान व्यक्ति किससे जुड़े हुए चैप्टर को पढ़ेंगे और कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है आपके लिए, ये भी हम लोग देखते जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म जो होता है 1897 में, 1897 में, और ये जो भारत में इनका जो अंतिम दिन जो होता है 18 अगस्त 1945, जो काफी विवादित। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में क्या है। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। ये तो सब लोग जानते हैं कि नेताजी का पद सुभाष चंद्र बोस को मिला था। नेताजी जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के 14वें संतान में से एक थे। पहले लोग का संतान बेसी होता है भाई, 10 गो 12 गो 13 गो, ठीक है। 14वें संतान में से 9वें संतान थे। सुभाष चंद्र बोस 34 में एमिली सेंकल नामक ऑस्ट्रेलियाई महिला से प्रेम विवाह करते हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये काफी पढ़ने लिखने में थे। इन्होंने अपनी शिक्षा विदेशों से प्राप्त की थी। उसी दरमियान इनकी मोहब्बत एक विदेशी महिला से होती है, ऑस्ट्रेलियाई महिला से होती है, जिससे ये क्या करते हैं, प्रेम विवाह कर लेते हैं। अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर कुछ जानना है आपको ना, एक वेब सीरीज है वो जरूर देखिएगा। मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ केवल किताब चाटने से दिमाग भोथर हो जाता है। और कभी कभी इतिहास को खंगाला तो कुछ वेब सीरीज, कुछ मूवी जरूर पलट कर देख लीजिए। उसी में से एक काफी मजेदार वेब सीरीज है बोस, आर्ट बालाजी का बोस, जिसमें राजकुमार राव जो है हीरो अभिनेता, इन्होंने अभिनय किया सुभाष चंद्र बोस का। वेब सीरीज है ये, वेब सीरीज अभी मूवी के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया है। वेब सीरीज आर्ट बालाजी का, ठीक है। ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा देखने के लिए। और काफी सारे क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे चैप्टर में, बहुत सारी कहानियां ये समझ में आएंगी उसको देखने के बाद आपको। तो जो ऑनलाइन जो लोग हैं अभी हमसे पढ़ लीजिए, और जब भी मौका मिले थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। जिससे इनकी इस ऑस्ट्रेलिया महिला से एक पुत्री होती जिनका नाम था अनीता बोस श्राफ। अब उन्होंने माने सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस की परीक्षा में 4थी रैंक प्राप्त की थी, परंतु देशभक्ति कारण से 21 उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। समझ में आ रहा है? आईसीएस की परीक्षा में जो आईएएस टॉप होता था, आईएएस टॉप इसलिए होता था, आईएएस में बहुत पारदर्शी है, सब चीज आईएएस में पारदर्शी होता है एग्जाम में, यूपीएससी में। लेकिन आईसीएस को समझ में आ रहा है, अंग्रेज चाहता था कि हमारा ही लोग आगे बढ़े। अंग्रेज क्या चाहता था, हमारा ही लोग क्या हो, आगे बढ़े। और लोग भारतीयों को जल्दी पास नहीं करता। लेकिन सोचो उस में भी ये 4था स्थान प्राप्त करते हैं, अंग्रेजों को पीछे करते हुए। 1938 से कांग्रेस अधिवेशन, एक मिनट थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं हम लोग, समझते। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। समाज क्रांति है 1938 में 20 में 21 में उन्होंने त्याग पत्र दिया, और 21 के बाद ये क्या हो गए कि भारतीय क्रांति में ये आ गए। और यहाँ तक कहा जाता है कि जब 1920, 24, 25 का दौर था, 1930 का दौर था, तब इनका कद जो था वो महात्मा गांधी से भी काफी बढ़ चुका था। ये काफी लोकप्रिय थे। ये जो बात बोलते थे वो लोगों को छूती थी। ये प्रैक्टिकल बात बोलते थे, ये आधा अधूरा बात नहीं बोलते थे। ये अहिंसा परमो धर्म बोल के छोड़ नहीं देते थे, पूरा बोलते थे अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। क्योंकि अगर अहिंसा परम धर्म है, लेकिन कोई अगर हमारे ऊपर कोई आ जाए तो अहिंसा भी गलत है नहीं है, ये शिक्षा ये देते थे, जो कि काफी प्रैक्टिकल था।
1938 से कांग्रेस अधिवेशन में हरिपुरा कांग्रेस का हरिपुरा में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहले गांधी जी अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना था। पहले देखिए, गांधी जी सपोर्ट करते हैं सुभाष चंद्र बोस को, और गांधी जी के सपोर्ट से बाकी लोग भी इनको वोट देते हैं। और 1938 में ये कहाँ पर हम लोग थे, तो हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। तब तक इनमें और गांधी जी में बहुत कुछ सही था हरिपुरा अधिवेशन का। 1900 उसके बाद जब ये कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाते हैं तो थोड़ा सा गरम दल की तरह ये बिहेवियर करते हैं और एग्रेसिव राजनीति करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज लोग क्या करते हैं, एग्रेसिव राजनीति करते हैं जो गांधी जी को पसंद नहीं आती है। 1929 जब कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने का समय आया तो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बने जो इस मामले को में किसी के दबाव में ना आए, अंग्रेजों के ना वो अंग्रेजों के दबाव में आए ना अंग्रेजों के चमचों के दबाव में आए। जब उन्होंने देखा सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कोनो व्यक्ति नजर नहीं आया तो उन्होंने स्वयं को ही अध्यक्ष पद के लिए नामित कर दिया सुभाष चंद्र बोस ने, तो हम ही रहेंगे। लेकिन गांधी जी ने उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी जी क्या चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस बाबू अध्यक्ष पद से हट जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा गरम दल की तरह बिहेवियर किए थे। ये बता दे रहे आपको। गांधी जी ने अपने पद गांधी जी को हटाने के लिए क्या करते हैं, अध्यक्ष पद के लिए एक नाम को आगे बढ़ाते हैं जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया महान व्यक्तित्व के पिछले सीरीज में आपको इनके बारे में हम पढ़ाए थे आप लोग को। महान व्यक्तित्व के पिछले सीरीज में हमने बताया था पट्टाभी सीतारामैया के बारे में। और पट्टाभी सीतारामैया आए तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार होगी। बाबू ईगो पर ले लेते हैं, गांधी जी ईगो पर ले लेते हैं। लोग बोलते हैं अच्छा कोई बात ना, तुम्हारी हार की तो हार है। और इनकी पट्टाभी सीतारामैया की हार हो जाती है, पट्टाभी सीतारामैया की हार हो जाती है। और गांधी जी को इससे करते बहुत ही ठेस पहुंचता है, इनको इनका ईगो हर्ट हो जाता है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, जब गांधी जी आज तक हमको ये समझिए, जब गांधी जी 1924 में कांग्रेस की सदस्यता पूरी तरह से त्याग देते हैं तो फिर कांग्रेस में दखलंदाजी करने के लिए क्या करते जाते हैं, है ना। जब मरने नहीं है, रहना ही नहीं है, तो बाद में दखलंदाजी क्या करना, कुछ भी करे कांग्रेस। या तो आप रही है, अरे तो दखलंदाजी मत कीजिए, नहीं है तो। लेकिन इन थे भी नहीं, चिकन भी बनते थे और दखलंदाजी भी करते थे। और दखलंदाजी इसको बोलेंगे जी कि अपना एक प्रतिनिधि उतार दिए और आपका बहुत सारा लोग फॉलोअर था, उनसे क्या बोल रहे हो कि मेरे इनका हार मेरा हार होगा। कभी बार रविंद्रनाथ ठाकुर ने, टैगोर ने गांधी जी को पत्र लिखकर सुभाष चंद्र बोस को ये अध्यक्ष बनाने के लिए बोला कि गांधी जी महात्मा आप सुभाष बाबू को अध्यक्ष बनने दीजिए। इनका काम करने का तरीका भले थोड़ा गरम दल की तरह है लेकिन काम बहुत अच्छा करवा रहे हैं। लेकिन गांधी बोले ना ऐसे काम ना होगा, हमारा काम मतलब कि हाथ जोड़ के खाली काम करेंगे। तो बाबू एक बार जान लो, इतिहास जो लिखा गया है ना कि चरखा चलाने पे इतिहास मिला है, तो चरखा चलाने पे और हाथ जोड़ने से भीख मिलता है, देश नहीं मिलता है। देश को प्राप्त करने के लिए जितना ही पापड़ बेले है ना, अगर देखा जाए तो किस तरह अंग्रेजों पर दबाव बनाते हैं सुभाष चंद्र बोस। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह जापान से मिलकर ही दबाव बनाते हैं, किस तरह ये आक्रमण करने वाले थे, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिए थे। अगर भारतीय क्रांतिकारी नहीं होते, भारतीय उग्रवादी नहीं होते, है ना, तो भारत इतना आसानी से आजाद होने वाला नहीं था। जो अंग्रेज इतना जुल्म कर रहे हैं, हाथ जोड़ने से छोड़ने वाला भारत को, यही तो गलत पड़ा है हम लोग। बढ़िया कहानी आगे सुभाष चंद्र बोस का, और देखिए कि सच्चाई क्या है। जो भी लिख रहे हैं वो फैक्ट है, कहीं से भी चेक कीजिएगा वो सही आएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि सुभाष चंद्र बोस कब अध्यक्ष बने थे, 1938 में बने थे, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन में बने थे, और उसके बाद 1929 में बने थे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन पूछता है। अब चलते हैं इसके बाद हम लोग त्रिपुरी संकट, काफी इंपॉर्टेंट, त्रिपुरी संकट काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। त्रिपुरी संकट से बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला आप लोग का। 38 में अध्यक्ष बने, 29 में त्रिपुरी संकट हुआ। ये बताया है कि वो सब समझते थे कि महात्मा गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया में स्थान दिया तो आसानी से जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन वास्तव में सुभाष चंद्र बोस को 1580 को वोट मिलता है और पट्टाभी सीतारामैया 1377 वोट मिलता है। सब डिटेल है, ये याद नहीं करना है, आपको समझाने के लिए इतना डिटेल लिखना है।
कि भाई हारे तो कितना से हारे, देख लीजिए मार्जिन। गांधी जी के विरोध के बाद सुभाष चंद्र बोस 203 वोटों से जीत गए, मगर चुनाव जीतने के साथ ही बात खत्म नहीं हुई। गांधी जी और खिसिया गए, जिसके कारण क्या हो गया कि गांधी जी ने पट्टाभी रमैया के हाथ को अपने हाथ बताकर अपने साथियों से कहा कि वे सुभाष चंद्र बोस के तरीके से सहमत नहीं है, आप लोग सुभाष चंद्र बोस का सहयोग नहीं करें। इसके बाद बोले कि जो मेरा सपोर्टर है, गांधी जी ब्लैकमेल किए थे, जो मेरा सपोर्टर है वो कांग्रेस से हट गया। और कांग्रेस में लोग ही नहीं रहेंगे, आधा लोग गायब हो जाएंगे कांग्रेस से। समझ में रहे कांग्रेस को कितना बड़ा क्षति होता है। करीब 1300 लोग, करीब 2500 लोग है ना, 2500 में 1300 लोग पहले ही 1400 लोग गायब हो जाए, पूर्व क्षति होता। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष के साथ खड़े रहे। उन्होंने शरद बाबू क्रांतिकारी, उन्होंने सपोर्ट किया। 1929 के वार्षिक अधिवेशन में त्रिपुरा में हुआ था। इस अधिवेशन में सुभाष बाबू को तेज बुखार हुआ था, और इतना तेज बुखार हुआ था कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इतना तेज बुखार हुआ कि उनको स्ट्रेचर पर ले गया था। किस पर ले गया था? हम लोग को स्ट्रेचर पर ले गया था सुभाष चंद्र बोस को, और वो सही से अपना काम नहीं करता है वहां पे, दिमाग पे सोचो कितना बुखार, तो स्ट्रेचर पर ले गया होगा। ठीक है, गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष को कोई सहयोग नहीं दिया। सोचो कितना धक्का लगा होगा। एक आदमी इतना कुछ कर रहा है देश के लिए, दिल से कर रहा है, मरने की स्थिति में है, स्ट्रेचर पर आ रहा है, लेकिन देख रहा है कि हमारे सपोर्ट करने वाले सिर्फ आधे लोग हैं। मन दुखी हो गया होगा इनका। और वहीं पर क्या करते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं कि इस्तीफा दे देते हैं। परिस्थिति ऐसी बनी सुभाष चंद्र बोस काम ही न कर पाए, और आखिर में तंग आकर 19 अप्रैल 1939 को, ठीक है, उन्होंने कांग्रेस के जो पद था उससे क्या किया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह था अभी तक सुभाष चंद्र बोस के त्रिपुरी संकट। आगे बढ़ते हैं त्रिपुरी संकट की बात। हार्वर्ड ब्लॉक और आगे की कहानी में हम लोग देखेंगे कि किस तरह सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से निकलने के बाद क्या करते हैं। क्या सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से निकलने के बाद अस्थिर हो जाते हैं? क्या वो अपना हथियार डाल देते हैं या नहीं डाल देते हैं? इसको समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास में। क्षमा चाहते हैं, मैंने कुछ देर पहले 29 मुंह से निकल गया था, 29 नहीं होगा, 39 होगा, 39 होगा आपका। और 39 के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की। ये क्वेश्चन बन गया आपको सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के समय कुछ दिन बाद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व शुरू होने से पहले फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति किया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस समझ चुके थे कि भारत को स्वतंत्र करना है तो कांग्रेस में रह के भारत स्वतंत्र होने वाला नहीं। ये भिखमंगों की पार्टी बन चुकी है, केवल हाथ जोड़कर काम करने की सोच रही है, और हाथ जोड़ने से देश आजाद होने वाला नहीं है। जो अंग्रेज हमारे ऊपर गोलियां और हंटर पे बरसा रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, उनका हाथ तोड़कर स्वतंत्रता मिलेगी। और हाथ तोड़ने के लिए सुभाष बाबू क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं अपने लिए। ठीक है, 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी से युद्ध छिड़ने की सूचना मिली थी। भैया द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। 39 से 45 तक चला था हम लोग का द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये देखा कि जर्मनी और ब्रिटेन लड़ गया। आप सोचे कि भैया बहुत अच्छा मौका है, ब्रिटेन को मारना है ना, जर्मनी का हेल्प ले लो। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये फंडा पर चले और ये किसके पास पहुंच गए? हिटलर के पास पहुंच गए। उन्होंने घोषणा किया भारत के पास सुनहरा मौका और अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। 8 सितंबर 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष बाबू ने विशेष आमंत्रित रूप से रूस में कांग्रेस कार्य समिति को बुलाया। उन्होंने अपनी राय के साथ ये संकल्प भी दोहराया कि अगर कांग्रेस यह काम नहीं कर सकती तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर भारत को स्वतंत्र
अरे समझ में, भारत ब्लॉक क्या करेगी, अपने दम पर भारत को स्वतंत्र करेगी, ये उन्होंने बोला। सोचो, कांग्रेस का भी इनका मोह भंग हो चुका था, बस लग रहा है अब होने वाला है, जिसे हम थोड़ा देर पहले बोले हैं कि भिखमंगों की पार्टी बन चुकी थी और भीख में आजादी चाहती थी। भीख में आजादी नहीं मिलता है कभी। आगे बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की तरफ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तीनों से क्या तो कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ये तो हमने पढ़ा दिया, सॉरी ये हमने पढ़ा दिया है ना। आगे बढ़ते हम लोग। उसके बाद INA आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं मेजर आई वाचिफ हाजीवारा का मानसिक पुत्र था। ठीक है, सबसे पहले पूछ सकता है कि लोग को बोले आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे और आजाद हिंद फौज का मानसिक पुत्र किसका था, ये क्वेश्चन लोग गौड़ा जाएंगे। आजाद हिंद फौज के बारे में सबसे पहले दिमाग में सोचा किसने था, ये काम होना चाहिए। हाँ, ये मेन एक नाम आता है हम लोग का ज्ञानी प्रीतम सिंह का आता है। कितना आता है, ज्ञानी प्रीतम सिंह का, और आता है मेजर आई वाचिफ हाजी वारा का आता है। तो प्रीतम सिंह का नाम याद रखिएगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रीतम सिंह का भी, क्योंकि ये दोनों कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किए थे। मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में INA का गठन किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि INA का संस्थापक कौन था, इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे, तो कैप्टन मोहन सिंह, ना कि सुभाष चंद्र बोस। समझना ना, कैप्टन मोहन सिंह थे, ना कि सुभाष चंद्र बोस। लेकिन मानसिक पुत्र पूछ देगा तो कुछ और हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, ये हो कौन हो जाएंगे हम लोग के, तो ज्ञानी प्रीतम सिंह थे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ढेर लोग क्या मानते हैं कि इंडियन नेशनल INA के संस्थापक कौन थे, बहुत लोग मान जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस थे। गलत हो जाएगा वहां पे एग्जाम में। ठीक है, तो हम आपको काफी डिटेल आपको पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन निकाल के कहीं से क्वेश्चन गलत था। मानसिक पुत्र पूछे तो भी मारोगे सही, तो स्थापक पूछेगा तो भी सही मारोगे। इजमाओ ने जापान में मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना से भारतीय सैनिकों को सम्मिलित किया हुआ क्या कि जापान उपाधि लोग जाते हैं, जापान में जो भारतीय सेना जो बंदी थे उससे लोग बात करते हैं जापान में कि देखो जितना लोग बंदी है ना उसको छोड़ दो, हम लोग को जो युद्ध बंदी कर रखे तो आपको फायदा होगा नहीं। ये लोग रिक्वेस्ट की जापान से, आप लोग इनको स्वतंत्र कर देते, ये लोग क्या करेंगे, ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध करेंगे। ये लोग तो बेचारा भारतीय लोग मजबूरी में आए थे युद्ध करने के लिए ब्रिटेन की तरफ से। भारत से कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन की तरफ से लड़ना नहीं चाहता थे, तो मजबूरी था। अब पकड़ा गया है, अब मार के जापान तुमको क्या फायदा होगा, तो जापान इसको तुम छोड़ दो, इसका हम सेना बनाते हैं और ये लोग उल्टा ब्रिटेन को ही मारेंगे। यही बात हुआ थी। किंतु जापानी सैनिकों से अविश्वास बढ़ने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह को बंदी बना लिया गया और इस प्रकार प्रथम आजाद हिंद फौज जो था स्वतः ही विघटित हो गया। शुरू में क्या हो गया, फेल हो गया। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद जो INA जो था हम लोग का इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन हुआ था 1943 में। समझ में आना, 42 को पहले बात 1943 में, जो कि मलय द्वीप सिंगापुर पर किया गया था। इसका नेतृत्व राष्ट्र बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कि आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था, राष्ट्र बिहारी बोस। और स्थापना किसने किया था, आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था, तो कैप्टन मोहन सिंह। अरे क्वेश्चन समझ में, कैप्टन मोहन सिंह नाम एक अलग है और राष्ट्र बिहारी बोस नाम एक अलग है। सिंगापुर के टाउन हॉल में के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि सुभाष, पहला तो इजी क्वेश्चन ये पूछेगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था हम लोग, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। और दूसरा आपको ये क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में कि कहां से दिया था, ये टॉप हो जाएगा।
कहाँ से दिया था ये आपको जल्दी किताब में नहीं मिलेगा। ये कहाँ से दिया था उन्होंने, ये दिया था सिंगापुर के टाउन हॉल में। कहाँ से था? सिंगापुर के टाउन हॉल में। ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा एग्जाम में। एवं इसके साथ ही यह भी कहा कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोनों नारा वहीं से दिया था उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, या स्वतंत्रता की देवी की मांग है। 25 अगस्त 1943 को नेताजी ने आजाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया और इसके प्रमुख बने थे। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल में एक विशाल जनसभा में बोस ने आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार बनाई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार कहाँ बनाई थी, है ना? अस्थायी सरकार का क्या हुआ? अच्छा 25 अगस्त है, सॉरी, यानी यहाँ पर है 21 अक्टूबर है, विशाल सभा को स्थापित किया। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन का भी डेट याद नहीं पूछेगा आपको, पूछेगा क्वेश्चन आपको कि सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार कहाँ को बनाई थी, तो सिंगापुर में। फिर पूछेगा कि दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया था इन्होंने, सिंगापुर में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें दूं का नारा कहाँ दिया था, सिंगापुर में। 43 में किया था। इतना देखिए कितना काम हो रहा है। बोस इस सरकार के, वो जो ये सरकार बना था हम लोग के भारत को पहला तरफ की अस्थायी सरकार बना था, जो स्वतंत्र था, जो सिंगापुर में बनाया था। इसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष तीनों ही थे सुभाष चंद्र बोस। और इनका नोट भी निकला था, उस पर इनका फोटो था, और जो हम लोग का ये जो INA था आजाद हिंद फौज था, और इस पर लोगो था, है ना, लिखा हुआ था। इनका नोट पर फोटो भी था गांधी जी से पहले, है ना। असल में कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री तो यही थे, बीरेट पे झंडा गाड़े थे। आगे बढ़ते हैं। 25 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इस सरकार से ब्रिटेन तथा अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। और 6 नवंबर 1943 को जापान ने अपने कब्जे वाले 2 द्वीप अंडमान और निकोबार अस्थायी सरकार को सौंप दिया था, यानी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। यही अंडमान निकोबार पूछता है कि अंडमान निकोबार को सुभाष चंद्र बोस को किसने गिफ्ट दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हाल करंट से जोड़ेंगे इसको। तो ये जापान ने गिफ्ट दिया था। एक नाम बदल दिया मोदी जी ने, है ना। एक नाम मोदी जी का नाम बदलने लगते हैं, जापानियों करते हैं नाम बदल दिया। जो क्या आ गया इसमें स्लाइड में, तथा इसका नामकरण वर्तमान में क्या कर दिया गया, शहीद और स्वराज द्वीप। अंडमान का नाम कर दिया गया शहीद द्वीप, और निकोबार का नाम क्या कर दिया गया है, स्वराज द्वीप कर दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार का वर्तमान नाम क्या रखा गया है, शहीद और स्वराज द्वीप। समझ में? ये करंट के भी क्वेश्चन को हम जोड़े इस स्लाइड में, तो याद पड़ा हम जोड़ दिए। आजाद हिंद सेना की कई ब्रिगेडियर थी, ब्रिगेड थी, कई ब्रिगेडें थी, ब्रिगेडियर नहीं, सॉरी मुंह से निकल गया ब्रिगेडियर, ब्रिगेड, है ना। मैंने एक दफा समूह, वो समूह में था एक महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड, जो थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, महिलाओं के लिए समर्पित पहली ब्रिगेड, है ना। बोस ने, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन पे गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, है ना। और राष्ट्रपिता कहते हुए 1943 की साथ घटना है, और इन्होंने राष्ट्रपिता कहते हुए गांधी जी को संबोधित किया था सबसे पहले। 18 अगस्त 1945 को बोस और हबीबुर रहमान टोक्यो जाने के लिए मोशा हवाई अड्डे से विमान पे रवाना हुए, लेकिन विमान उड़ते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद बोस का पता नहीं चला। आज भी यह रहस्य बना हुआ है। लोग बोलते हैं बोस जी की मृत्यु हो गई, कुछ लोग बोलते हैं कि बोस जी भाग गए, है ना। कुछ बोलते हैं अमला बाबा, कुछ लोग अमला बाबा के एक शख्स थे, अलबेला बाबा, अमला बाबा के एक शख्स का मिलता है वर्णन, जो कि बोस की तरह लगते थे हम लोग। ये बोस का मृत्यु बहुत ही दुखद सुभाष चंद्र बोस का, और बहुत लोग के इससे राजनीतिक फायदा भी हुआ था। कुछ हद तक कहे तो गांधी जी को राहत भी मिली थी बोस की मृत्यु से, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष जो फायदा हुआ ना, महात्मा गांधी का शख्सियत बढ़ गया वहां पर। ये बोस के बाद एक जो शून्यता स्थिति पैदा हुई, शून्य स्थिति पैदा हुई, उसका फायदा गांधी जी उठा लिया।
अगर बोस अगर बने रहते हैं, भारत में अगर अभी जिंदा रहते उस समय, तो भारत की स्थिति और कुछ लगती होगी। ये जो भारत पाकिस्तान विभाजन तो देख रहे हो, यह नहीं होता। चलिए आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बोस से बनने वाला है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और भी कुछ प्रश्न हैं हम लोग के, तो अगले स्लाइड और लास्ट स्लाइड में हम लोग का गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछने लगे कि देश नायक उपाधि चाहिए सुभाष चंद्र बोस को, तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या बोला था? देशभक्तों का देशभक्त बोला था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। और हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला था, नेताजी को उपाधि दिया था हिटलर ने। इतना 3 उपाधि सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम लोग चलते हैं पहले कि सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। 20-22 प्रश्न है जो मैंने ऑफलाइन क्लास में लिखवा दिया है, ऑनलाइन वाले भी इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या क्या है देखते जाइए आप लोग। पहला क्वेश्चन है कि जो याद करने वाला इसमें से कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था, तो लिख लीजिएगा कटक में 1897 को 23 जनवरी को हुआ था इनका जन्म, सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, माता पिता का नाम उतना पूछना है तो पूछा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जान लीजिए प्रभावती देवी माता का नाम और जानकीनाथ बोस इनके पिताजी का नाम, इसे पूछेगा ये नहीं। अगला जो क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1929 में बने थे। कब बने थे? 1929 में बने थे। फिर एक और क्वेश्चन जो लिखवाए हैं कि सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने कब खड़ा किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन में 1893 को खड़ा, 1993 को खड़ा किया था, 39 को 1939 को खड़ा किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है एग्जाम में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला जो क्वेश्चन आपको बनेगा, अगला जो क्वेश्चन बनेगा कि एक मिनट, आजाद हिंद फौज किसका मानसिक पुत्र था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। ये है प्रीतम सिंह और मेजर आईवाची फाजी वारा का। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा। उसके बाद है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? ये अलग क्वेश्चन है। गठन किया था कैप्टन मोहन सिंह ने इसका गठन किया था। उसके बाद ये फेल हो जाता है कैप्टन मोहन सिंह का आजाद हिंद फौज। उसके बाद क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंपा जाता है 1943 में, 1 साल बाद। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कब सौंपा गया था? तो 1943 में सौंपा गया था। उसके बाद चलते हैं तो कहां पर सौंपा गया था? तो मालदीव, सिंगापुर में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर अस्थायी सरकार बनाई थी? तो सिंगापुर में। कहां पर थी? सिंगापुर में। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस जगह से दिल्ली चलो एवं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा दिया था? तो हम लोग का दिया था उन्होंने सिंगापुर के टाउन हॉल से इन्होंने दिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं सिंगापुर में जब ये अस्थायी सरकार बनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, तो वो उस अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और वो क्या होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं स्वयं, तीनों कमान स्वयं ही संभालते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद चलते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका के विरुद्ध युद्ध करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस को किसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेंट दिया था या गिफ्ट किया था? तो जापान ने गिफ्ट किया था। फिर एक अगला क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए एग्जाम में कि आजाद जो अंडमान द्वीप है और निकोबार द्वीप है उसका वर्तमान नाम क्या है? तो उसका वर्तमान नाम क्या आपका? तो उसका वर्तमान नाम हम लोग का हो जाएगा शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है आजाद हिंद फौज की कौन कौन सी ब्रिगेड थी? चारों ब्रिगेड का आप लोग नाम लिख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन में हो सकता है कि आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड का नाम क्या था? जैसे दुर्गा ब्रिगेड, लक्ष्मी ब्रिगेड, है ना, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड,
याद रखना क्या देगा, नाम थोड़ा उच्चारण करके गड़बड़ कर सकता है। और चारों ब्रिगेड का नाम याद रखिएगा, हो सकता है कि 4 को में 3 को ब्रिगेड सही दे, एक ब्रिगेड गलत दे। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है और आप घबरा जाइएगा। नेताजी ने तो गांधी जी को सर्वप्रथम क्या कहा था, महात्मा की उपाधि दी थी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्लाइड में चलते हम लोग, कि नेताजी को किसने नेताजी को देश नायक की उपाधि दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अभी तक हम लोग का 18-19 से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है जो आप लोग लिखिएगा, ऑनलाइन वाले लोग भी, कि किसने गांधी जी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, तो महात्मा गांधी। सॉरी, किसने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, तो देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी को उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी हम लोग की, नेताजी को उपाधि दी थी। हिटलर से जुड़ी हुई एक कहानी है, आप लोग जानते भी हो कि हिटलर से जब मिलने के लिए, जब हेल्प मांगने के लिए नेताजी जब जाते हैं, तो हिटलर उनसे पहली बार में नहीं मिलता, काफी देर उनको बैठा रहता है। एक गुलाम देश का नागरिक मेरे से मिल रहा है, हम सू जाए। और उसके बाद हिटलर क्या करता है, अपना एक डमी बोल दीजिए या नकली हिटलर भेजता है सुभाष चंद्र बोस के पास। सुभाष चंद्र बोस के पास जैसे वो नकली हिटलर आता है, सुभाष चंद्र बोस उसको देखते ही पहचान जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप हिटलर नहीं है। ये सुनकर हिटलर काफी चकित हो जाता है, क्योंकि आज तक नकली हिटलर को कोई पहचान नहीं पाया कि नकली हिटलर नहीं है। इस बात से प्रभावित होकर हिटलर आता है बाहर, सुभाष चंद्र बोस से मिलता है और पूछता है कि आप कैसे पहचान रहे, आज तक दुनिया के बड़े से बड़े नेता नहीं पहचान पाए, ये नकली हिटलर है ना। तो बोले कि देखिए, मैं एक याचक के रूप में यहाँ आया हूँ और आपका ये जो नकली हिटलर है वो क्या कर रहा है, पहले ही हाथ बढ़ा दे रहा है मिलाने के लिए। हाथ मुझे बढ़ा दे रहे हैं ये, इसलिए जरूर ये हिटलर नहीं है और मुझे इस बात पर शक हुआ। इनके इस बात से हिटलर काफी प्रभावित होता है और हिटलर इनको बहुत सहयोग करता है और यहीं पर इनको नेताजी को उपाधि देता है हिटलर। ठीक है, ये छोटी सी कहानी थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने कब की थी, तो रास बिहारी बोस ने 1942 में बैंकॉक में की। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिया था, ये बता चुके हैं, सिंगापुर में दिया था। आजाद हिंद फौज का प्रणय की कदम कदम बढ़ाए जाओ रचनाकार कौन है, तो राम सिंह ठाकुर हम लोग के। और आजाद हिंद फौज का रेडियो का स्थापना प्रारंभ कब हुआ था, आजाद हिंद फौज रेडियो, आजाद हिंद रेडियो का प्रारंभ कब हुआ था, तो जर्मनी में 1942 में हुआ था। इस तरह हम लोगों ने देखा कि सुभाष चंद्र बोस से करीब करीब 23-24 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए। इसी तरह महान व्यक्तित्व को पढ़ते रहें और महान व्यक्तित्व को अगर जो हम 50 से 60 कम से कम जो आपको कराएंगे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में, आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री का निचोड़ तैयार हो जाएगा, जो ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले दोनों लोग लिखते जाएं क्वेश्चन को और कम से कम महान व्यक्ति से हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए मिनिमम 500 क्वेश्चन तैयार करें, मिनिमम 500 क्वेश्चन तैयार करें, जबकि एग्जाम के लिए काफी भी महत्वपूर्ण होगा। ये सब जो पढ़ा रहे हैं आपको किसी चैप्टर में नहीं मिलेगा, इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको महान व्यक्तित्व पढ़ना ही पड़ेगा। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं।